सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे मुलाकातों पर मुलाकातें, हुकूमत गिराने की बातें, इधर नए इत्तेहाद उधर नए मुकदमात, हुकूमत अपोजिशन में नया जोड़ पड़ गया, पंजाब में नया बल्दियाती निजाम, बदलेगा किस्मते आवाम, महंगे इलाज के खिलाफ जंग, वजीर आजम ने दी 72 घंटे की वार्निंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद खरल साहब भी, बाबर डोगर साहब। आज सियासी मंजरनामे पे काफ़ी हलचल रही है। मौलाना साहब जो कि अपोजिशन इत्तेहाद को फाल करने के लिए उनका मिशन है, मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। कल उनकी बड़े मियाँ साहब से मुलाकात हुई है, आज जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। कल उन्होंने बड़े मियाँ साहब को बोला कि भाई अब जरदारी साहब से मिलें और वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक हम चलाना चाह रहे हैं उसका हिस्सा बने। लेकिन बड़े मियाँ साहब ने माजरत कर ली और बोला कि पहले वो पार्टी से मुशावरत करेंगे, उसके बाद को जवाब देंगे। और जरदारी साहब से भी उन्होंने कहा कि वक्त आने पर ज़रूर मिलेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। आज मौलाना साहब की मुलाकात आसिफ जरदारी साहब से हुई है। 8:30 बजे उन्होंने जाना था, तकरीबन 9 बजे वो पहुँचे जरदारी साहब से मुलाकात के लिए। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। और फिर उस मुलाकात से जो अंदर की कहानी निकलकर सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने जरदारी साहब को कायल किया कि वो बड़े मियाँ साहब से मिलें, उनकी इयादत भी करें, कोई हाल अहवाल जानें, और दूसरा जाती उम्रा जाएँ, उनसे मुलाकात करें, सियासी मामलात देखें, कोई आपस में हिकमत अमली तय करें। तो ये सारी सूरत हाल है। और नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया, जो गिरफ्तारियाँ जो पेशियाँ हो रही हैं उस पर तनकीद की गई है। ये सारी सूरत हाल है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि हो क्या रहा है जाती उम्रा में भी और जरदारी साहब बिलावल हाउस में, यहाँ जहाँ कहीं भी ये सारी मुशावरतों के सिलसिले आजकल चल रहे हैं, उस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप मुलाहिजा कीजिए। उसके बाद मज़ीद हम जानेंगे अंदर की खबर क्या है खरल साहब से और बाबर साहब से। हुकूमत गिराना है पेशे नजर, मौलाना फजलुर रहमान निकले हैं नए सियासी मिशन पर। मौलाना की पहले नवाज फिर आसिफ जरदारी से मुलाकात पर मचा है शोर। सवाल ये भी है कि हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन मिलकर कैसे लगाएगी जोर, क्योंकि इलेक्शन से पहले सारे मचा रहे थे ये शोर। जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाई भाई। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है। सारी बातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ शहबाज की परवाज को भी भला कौन भूल सकता है। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये करिश्मे भी अवाम को पागल कर रहे हैं कि धमकियां देने वाले मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। सियासी उठान देखिए कि शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को अपना दफ्तर पेश कर रहे हैं। शायद इसीलिए तो बिलावल भुट्टो नए पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये होता है गुड गवर्नेंस और ये होता है तब्दीली, ये होता है नया पाकिस्तान। ऐसे में अपोजिशन का कैसे सच हो सकता है सपना, क्योंकि सियासत में है सबका मफाद अपना। जी जनाब, ये जो हालिया मुलाकात है ये तो जनाब इस्लामाबाद में हुई है। दूसरा लंदन मिशन के हवाले से भी बात करेंगे। उनके छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब बरतानिया पहुँच चुके हैं। किस मकसद के लिए बरतानिया गए हैं, वहाँ पर उनकी मसरूफियात क्या होंगी, क्या उनका मकसद है वहाँ जाने का, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे तो ये बताएं आप असद खरल साहब कि ये शहबाज शरीफ साहब बरतानिया किस चक्कर में गए हैं, वहाँ पर क्या उनकी मसरूफियात होंगी, पोती की तीमारदारी के लिए गए हैं या फिर कोई और मकसद भी है वहाँ पर जाने का? सैरिश, जिस तरह आपने बताया कि इस्लामाबाद के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जाती उम्रा के अंदर जो आपने देखा जिस तरह सियासी डॉक्टर वहाँ पे इलाज कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब स्पेशलिस्ट है, जारी बात है, उनका बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। जिस तरह बार बार वो मुलाकात कर रहे हैं। जरदारी साहब भी आपको पता है डॉक्टर है, सियासत के अंदर उनको डॉक्टर का नाम दिया गया है। तो कराची बिलावल उसकी आपने बात की, लेकिन एक लंदन में भी खिचड़ी पक रही है। फिर दोबारा एक लंदन प्लान बन रहा है। लंदन के अंदर इस वक्त अब से अभी बल्कि मौजूद है अजवे रोड के ऊपर पार्क लेन फ्लैट के साथ, जहाँ पे रहमान मलिक जरदारी साहब की और इधर दाएं में करीब करीब रहायश गाहें, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब
जो फुगेटिव ऑफ लॉ हैं, जो भगौड़े हैं कानून से। और अब तो अजीब सी बात है, मैं समझता हूँ कि वो एक भगौड़ा है कानून का और रोज़ाना वो टीवी पे आके वो भाषण दे रहा होता है। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब से जब ये सवाल किया गया तो वहाँ पे मैंने स्पेशली सवाल करवाया कि एक तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सवाल उन्होंने किया और साथ उन्होंने कहा कि मियां मनशा साहब भी यहाँ पे हैं, सैफुर रहमान साहब भी हैं, जहांगीर तरीन साहब भी हैं, आप भी आ गए हैं और इसहाक डार साहब भी हैं। तो सारा ये गठजोड़ जो हो रहा है, चर्चिल होटल मीटिंग्स और अभी आपकी भी मीटिंग्स होंगी, तो ये क्या है, इस हवाले से नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात, वो जो अल्लाह गरीक रहमत करे मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा को, उनकी बीमारी के ऊपर सियासत की गई थी। उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर सियासत की जा रही है। अब लोगों को तो उल्टा वो जो करप्शन है वो तो भूल जाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने जाते जो बयान दागा है ना, और रमज़ान ने भी आज किया है, उन्होंने कहा कि मेरी जब मैं नैब की तहवील में था तो उस वक़्त जो 20 साल बाद हमज़ा के घर जो बच्ची हुई जो नौमलूद, तो उसकी वो बड़ी क्रिटिकल में थी सिचुएशन में, तो उसके लिए मैं आया हूँ, बहुत ज़्यादा कंसर्न है मेरा। दूसरा उनका जी मेरा पोता जो है सलमान शहबाज साहब का जो बेटा है वो हुआ है, उसको मैं देखने आया हूँ और उनकी भी बीमारी के वाले से गालिबन अल्लाह उनको सेहत दे। और तीसरा एक और बात मैं बताऊँ कि अली इमरान साहब जो दामाद हैं, अब ये देखते जाइएगा, ये जितने आले शरीफ और मुलजमान हैं, अब वो पाकिस्तान से या तो वो नाता तोड़ना चाह रहे हैं, वो भी अगस्त में लास्ट ईयर जो है, उससे बल्कि पिछले साल शायद, जब उनकी भी वहाँ पे ही पैदाइश हुई है, जो इनके नवासे हैं शहबाज शरीफ साहब के, अली इमरान के जो घर जो बच्चा हुआ है, इनकी जो आसमा जो बेटी है, जो उनके घर जो बेटा हुआ है, वो ब्रिटिश बॉर्न है। तो अब क्या वजह है कि सारे बच्चे वहाँ पे पैदा हो रहे हैं? ये डिसएसोसिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। मज़ीद जिस तरीके से हसन हुसैन के बारे में आपको आ रही हैं चीज़ें, तो ये जो मामलात हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो इनकी खिचड़ी पक रही है, जो मुझे इतलात मिल रही हैं, वहाँ पे गिव एंड टेक की एक पॉलिसी चल रही है। जहांगीर तरीन खान साहब ने ये जो ज़राए बता रहे हैं हमें, जो आप उसके उत्तरदीद भी कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है वो फौरी तो मानेंगे नहीं, कि गिव एंड टेक की डील ये है कि लेजिस्लेशन के ज़रिए, क्योंकि इशारों के फ़ायदे में है, नवाज शरीफ साहब भी नाहली से बच सकते हैं अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन आ जाती है 62(1)(f) का जो हुआ है, और जहांगीर तरीन साहब की अगर, क्योंकि वो भी सारा कुछ दाव पे लगाया है और एक मीटिंग में बैठने के आपको देखा किस तरह एक शोर पड़ गया। तो जहांगीर तरीन साहब भी चाहते हैं कि ये किसी तरीके से लेजिस्लेशन के जरिए इसको ख़त्म कर दिया जाए और इससे नवाज शरीफ साहब को भी फ़ायदा है, लेकिन वो कहते हैं हमें इसके क्या मिलेगा। अब जहांगीर तरीन साहब किस कैपेसिटी में उनसे ये डील करेंगे, या इमरान खान साहब के होते हुए, ये चेयरमैन नैब के होते हुए, क्या वो शरीफ खानदान के केस खत्म कर सकेंगे? लेकिन उनके लिए तो नाहली भी बहुत बड़ी है। लेकिन ये इस टाइप रशीद ने ऐलान किया कि नए केसेस बनाए जाएंगे, वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को नया तो हिदायत दी केस, कि फिर तैयारी वो कर आपने लें। गुस्सा दिलाने वाली बात है, नया केस तो इनसे आप अगर कहें ना, ये पीटीआई के जो ये लोग हैं, जो मैं फिर कह रहा हूँ टॉक शोज के अंदर आगे जो बढ़ के लगाते हैं, इन वजीरों से, इनकी जो साथ ब्यूरोक्रेसी है, अगर इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि ये रेफरेंस बनाएंगे, तो फिर ऐसे ही रेफरेंस है जिस तरह वो हज़ारों अरब रुपए भी आ गए शहजाद अकबर वाले, जो टॉक शोज में ये फैसल वावडा और दूसरे जो लोग कह रहे होते थे, और बढ़ के और ये आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के आपने बताया ना, किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर 1 रुपए की करप्शन ही इन्होंने पकड़ ली हो। मतलब सिंध के अंदर भी वफाकी हुकूमत के जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, जो शिपिंग और दूसरी सारी इनके पास आ गई, वफाकी हुकूमत के इनके पास आ गई, नून लीग की हुकूमत इनके पास आ गई, बाकी डोगर साहब मजीद और जब कोई बात होती है तो वो ये कहते भी हैं, ये पीटीआई की हमें कहते हैं कि आप मुलव्विस हैं या आप इस तरीके से विक्टिमाइज कर रहे हैं। हमारे दौर में तो केसेस ही नहीं बने, ये तो पहले के हैं, इन्हें भुगतने पड़ रहे हैं, वो खुद कहते भी हैं ये बात। लेकिन अब खैर नए मुकदमात बनाने का इन लोगों ने ऐलान कर दिया है। बाबर डोगर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मौलाना साहब जिस मकसद में लगे हुए हैं, जिस मिशन पर निकले हुए हैं, आपको कुछ कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? अंदर से आपके पास खबर क्या आई है, नीयत क्या है और बातचीत क्या हो रही है? अच्छा सैरिश, सबसे पहले जो असद खरल साहब बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन यात्रा है, उसमें 2 मजीद नामों का इजाफा करने हैं। 2 मजीद लोग जो हैं वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं, वो भी वहाँ पर मिशन के लिए गए हुए हैं। एक खरल साहब के दोस्त हैं मलिक रियाज साहब, वो भी सेम लंदन में मौजूद हैं, और दूसरा अकील करीम ढिड्डी, वो भी इमरान खान के बड़े क्लोज हैं, जहांगीर तरीन के भी वो क्लोज हैं, वो भी सेम लंदन में हैं। तो लंदन में अच्छी खासी एक आज तक तो इधर ही थे,
आज तक डोगर साहब इधर थे कराची, सर शाम को ना चले गए, मेरी इतला के मुताबिक कल या परसों जो इनकी मीटिंग होनी है शहबाज शरीफ की और डीडी की मीटिंग है लंदन में, मेरी इतला यही है। उसमें हो सकता, मेरी इतला यही है। और जो मेरे सोचते वो ये कह रहे हैं कि कल या परसों। तो बाबर साहब आपके पास ये इतला पहुंची है कि इनका मकसद क्या है साथ बैठने का? कोई ये प्ली बार्गेन के लिए कोई फाइनलाइज कर रहे हैं या फिर कोई हिकमत अमली सोची जा रही है? सोच क्या रहे हैं लोग वहाँ पर? सैरिश मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ नवाज शरीफ से मिले हैं, दूसरी तरफ वो जरदारी साहब से मिल रहे हैं और उन्होंने लोगों को किसी और साइड पे एंगेज किया होगा कि शायद PMLN जो है वो पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रही है या जरदारी साहब नवाज शरीफ की कोई मुलाकात हो सकती है। ये कुछ नहीं होना है ऐसा। PMLN जो है उन्होंने वो भी मीडिया गिमिक है, वो खेल रहे हैं। मियाँ साहब ने फजलुर रहमान से मिले हैं, उसके बाद जरदारी साहब से मिलने चले गए हैं। असल चीज़ जो शो है वो शहबाज शरीफ है जो लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो सारी चीज़ें डिसाइड होनी है, सेटल होनी है। जो डील है वो सेटल होनी है कि किस तरह से। डोगर साहब अगर इजाजत दें थोड़ी सी इसी बात के साथ मैं लिंक करूंगा, अगर इजाजत दें थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा। जी बिल्कुल। एक तो शहबाज शरीफ साहब जहाँ वहाँ पे पहुंचे हैं हिथरो एयरपोर्ट पे, तो इस दफा पहली दफा देखा गया कि अफजाल भट्टी जो कमिश्नर ओवरसीज थे जिनको निकाला गया और फिर ECL से नाम डाला और फिर निकाला गया, उनके अलावा 2-4 वो बंदे थे जो कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से थे। नवाज शरीफ का ग्रुप वहाँ पे नहीं आया। दूसरी जो आपने बात की, ये सारे बिजनेस टाइकॉन्स वहाँ पे जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक तरफ पॉलिटिकल ये इंजीनियरिंग यहाँ पे जो आपस में ये लोगों को आईवाश कर रहे हैं, इसका मतलब ये शहबाज और ये मियाँ मनशा, मलक रियाज और अगर AKD भी जा रहे हैं तो ये तो बिजनेस टाइकॉन को आपस में, और जहांगीर तरीन, अगर ये सैफुर रहमान या इसहाक डार, तो ये सारे गैंगस्टर जो हैं, अकील करीम ढेडी का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी बहुत सारे ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि अगले 2 दिन में अकील करीम ढेडी लंदन में होंगे, अगले 2 दिन में वो लंदन में होंगे। तो ठीक है, मैं इसको तो डिनाई नहीं कर रहा बाबू, मैं आज की मैं बात कर रहा था, आपकी बात भी ठीक है। मैं थोड़ा गलत समझा। मुझे एक बात बताइए वैसे बाबर साहब, जिस तरह आपने भी बोला है कि वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद हैं, अभी पिछले दिनों की बात है कि वो इजलास में बैठे थे और उसके बाद शाह साहब ने जिस तरीके से शोर मचाया, उन्होंने बड़ा इस पर इजहार बरहमी किया कि भाई ये रूल्स के खिलाफ है, किस तरीके से इस तरह वो बैठ सकते हैं इजलासों में। फिर उनका जवाब आया कि भाई ये इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर वो बैठ भी नहीं सकते हैं, वो मैं उनको जवाब दूँ। फिर इमरान खान साहब ने इंटरवीन खुद किया और बोला कि भाई मैं जिसको चाहूँ, मेरे पास इख्तियार है, मैं बिठा सकता हूँ। तो सर ये फिर वो इस तरह की गैदरिंग में उनका होना, फिर वो इमरान साहब के भी करीब है, लेकिन एक छोटा सा नोट, एक क्लैरिफिकेशन छोटा सा, ये लंदन की जानब जो साफ़ी हैं उन्होंने इतला दी है, मुसद्दका नहीं है, वो कहते हैं चले गए हैं, आ गए वापस, ये उधर हैं। अब इसके मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं कि उनकी जानब से आया कि पाकिस्तान में आ गए हैं वापस, उधर हैं या गए हैं, नहीं गए, ये थोड़ी सी इस हवाले से मैं मजीद क्लैरिटी से भी हम आगे बात कर लें। जी डोगर साहब। सर किसकी बात कर रहे हैं, कौन गए या नहीं गए? जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, क्योंकि हम तो वो बात करेंगे जो 100% दुरुस्त हो। जी लेकिन जहांगीर तरीन साहब और AKD, इनके बारे में ये सुना जा रहा है कि एक आधे दिन में ये भी वहाँ पर होंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब अगर नहीं पहुँचे तो पहुँच जाएंगे। AKD भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। AKD जो है उन पर भी नैब जो है एक पुराना केस खोल रहा है, तो ये सारे नैब जदगान जो हैं ये सारे वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और जिसमें ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। और अली जहांगीर सिद्दीकी को भी ऐड कर लें डोगर साहब, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को भी ऐड कर लें, वो भी बरतानिया में, वो भी बरतानिया में। मुझे ये बताएं ना बाबर साहब, अगर जहांगीर तरीन साहब 2 दिनों बाद वहाँ चले जाते हैं, या आप जिस तरह बता रहे हैं, तो सर ये फिर ये NRO किसी को नहीं मिलेगा, NRO किसी को नहीं देंगे, मैं एहतसाब करने के लिए इक़्तिदार में आया हूँ, अभी हाल ही में वज़ीर आज़म का बयान है। तो फिर आपको पता है पंजाब की हुकूमत जब बनी है, जहांगीर तरीन साहब का क्या किरदार रहा है, इमरान साहब के वो बड़े करीब हैं, उनका वहाँ होना और इस तरह की गैदरिंग में होना, फिर क्या समझा जाए इसको? सैरिश, अगर आप देखें तो आज फिर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, अरबों रुपए का लॉस हुआ है मुल्क को। जिस तरह से इकोनॉमी जिस साइड पे जा रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो मार्केट से अपना सरमाया खींच रहे हैं और इस मुल्क को एक प्लानिंग के साथ, गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसीज़ है वो तो हैं सो हैं, लेकिन जितने भी बड़े सरमायादार हैं, जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं जिन पे नैब ने हाथ डाला हुआ है, वो एक प्लानिंग के तहत इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक्टिव हुए हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखें कि शहबाज शरीफ भी वहाँ पर चले गए हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं सारे बड़े बड़े सरमायादार हैं।
तो इस गवर्नमेंट पे बहरहाल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से शरीफ फैमिली जो है उसकी जो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा या डील नहीं दूंगा, तो ये उन पे एक प्रेशर डाला जा रहा है। मेन इस टाइम लंदन में जितने नैब आप देख लें, नैब के जो फैक्ट्रीज हैं वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बड़े बड़े इनके सरमायादार हैं, इन्होंने अरबों रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर जो आज स्टॉक मार्केट का जो हाल हुआ है उसके बाद इस गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमी का है। इकोनॉमी इनसे संभल नहीं रही, और अगर ये सरमायादार गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करते, ने हाथ खींच लिया है। तो ये एक वहाँ पर एक खिचड़ी पक रही है इस टाइम, और खिचड़ी का मकसद यही है कि किसी तरह इमरान खान पे प्रेशर डाला जाए। अभी बाबर साहब, जी अभी कल परसों की बात है, मुझसे खरल साहब पूछ रहे थे कि आप क्या कहती हैं, कितने पैसे वापस आने चाहिए, आपके ख्याल में कितने आ सकते हैं? तो मैं तो कोई इनको फिगर नहीं दे सकी, लेकिन आपको क्या समझ आ रही है, ये जितने टाइकॉन्स वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अगर कोई डील होती है तो मुमकिन तौर पर वो क्या डील हो सकती है, या कितने पैसों की डील हो सकती है अगर पैसों में बात की जाए? क्या लग रहा है? देखिए, अगर पैसों की बात की जाए तो सिर्फ 25 अरब डॉलर तो शरीफ फैमिली के बनते हैं, सिर्फ 25 अरब डॉलर शरीफ फैमिली के बनते हैं, जो नैब का अपना एस्टिमेट है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जरदारी साहब हैं, मलक मियाँ मंशा हैं और जहांगीर सिद्दीकी हैं, ये अगर बड़े बड़े लोग हैं तो मुझे तो नज़दीक ये 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के पैसे हैं जो इन चंद ख़ानदानों ने जो लूटमार किया, उसके नतीजे में ये जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ये 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है। खरल साहब का अपना एस्टिमेट है, वो भी कोई 98 बिलियन डॉलर, तो वो क्या खरल साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक और धमाका की खबर आ गई है। जी मैं पूछती हूँ आपसे खरल साहब, हाँ अच्छा, अब बात यह है कि जो मैंने अभी बात की, इससे पहले नए मुकदमात जो कि हुकूमत ने बनाने का ऐलान कर दिया, और मियाँ महमूदुर रशीद साहब ने आज ऐलान भी कर दिया कि अब नए मुकदमात बनाए जाएंगे। वफाकी वज़रा को हिदायत कर दी गई है कि भाई आप तैयारी इस हवाले से कर लें। अब मैं चाह रही थी कि बजाय से कि पहले हम नए केसेस की तरफ जाएं, खरल साहब के पास खबर है जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। वैसे तो आज दारी साहब को रिलीफ एक मिल गया है, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुरी जमानत में 29 अप्रैल तक की तौसीक की है। उनके लिए एक खुफिया और सबसे बड़ा रिलीफ है। अच्छा, ये प्रोड्यूसर साहब अगर वही रिलीफ ही मैं चाह रही हूं, दूसरा क्या है? ये जो छुपा हुआ रिलीफ है ना, जो NRO खुफिया तौर पर हुआ, किस तरह हुआ, अब नाजरीन ये देखें कि ये स्क्रीन पे भी अगर प्रोड्यूसर साहब दिखाएं ताकि हम उनको हाईलाइट और डेट दायरे लगा के दिखा सकें, अगर नज़र हमें नाज़रीन को, ताकि वजाहत के साथ। ये असलम मसूद साहब जिनका 15 सफ़े का एक 164 का बयान लिया गया। अब ये बयान 15 सफ़र पर मुश्तमिल है, जो कि खुद मजिस्ट्रेट ने लिया, और मजिस्ट्रेट से मुराद यानी सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट है, बेसिकली वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इस्लामाबाद, यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है, जो सिविल जज है, जो 164 का बयान लेने का मिजाज होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेशन जज इस्लामाबाद ने इस बयान के ऊपर सवाल खड़ा किया है कि वो तो मिजाज नहीं थे। लेकिन इसके अंदर ब्लंडर क्या हुआ है, ये ब्लंडर ये हुआ है कि ये बयान जो लिया गया है, यानी जिस तरीके से मैं कहता हूँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो तजर्बाकार टीम है जरदारी साहब की ओमनी ग्रुप के हवाले से, कि किस तरीके से एविडेंस को उन्होंने जो 164 का बयान है उसको वीक किया है, उसको डैमेज किया है, और उसको कमज़ोर करके बल्कि उसको डाउटफुल बना दिया। कैसे कि एक तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वो नहीं हुआ, वो असिस्टेंट कमिश्नर के सामने जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, क्योंकि इस्लामाबाद में पुराना ही वो सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वो भी है एग्जीक्यूटिव का बेसिकली। और दूसरा ये है कि इसके अंदर हुआ क्या है कि इसमें जो थंब इम्प्रेशंस हैं असलम मसूद साहब के, एक तो वो डिफरेंट है, नंबर एक, उनके सिग्नेचर डिफरेंट हैं, और सबसे बड़ी बात जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उनके अपने भी उनकी अपने जो तारीखें हैं उन्होंने 15 सफ़ात पर जो लिखी हैं वो मुख्तलिफ तारीखें हैं, और असलम मसूद साहब की मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी पहले सफ़े पे अगर देखें तो असलम मसूद साहब लिखते हैं, यानी अपना अंगूठा साइन करके जो भी लगाते हैं, वो कहते हैं 22 फरवरी को 19 को मैं बयान दे रहा हूँ। मजिस्ट्रेट साहब अपनी स्टैम्प के साथ साइन करके लिखते हैं कि मैं 20 फरवरी को बयान ले रहा हूँ। फिर आगे उसी सफ़े के ऊपर फिर 20 को आ गया। दूसरे सफ़े पे एक और ब्लंडर बड़ा 164 का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें वो लिखते हैं असलम मसूद साहब कि मैंने ये बयान 22/9/2019 को दिया है, जो भी आना है।
और मजिस्ट्रेट साहब जो फिर नीचे असलम मसूद साहब इसी सफ़े पे नीचे वो लिखते हैं साइन और अंगूठे के साथ कि ये बयान मैंने 20 फरवरी 2017 को दिया है, 2017 को दिया है। ये तो डेट से सारी आगे ये पीछे की है। फेक मनी लॉन्ड्रिंग ओमनी जिसपे जेआईटी सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट इसमें हो रही है। सो मोटोवा ये इसके अंदर ये 164 का बयान ये नाजरीन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, लीगल फर्टर्निटी के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये किस तरह एविडेंस ज़ाया करते हैं, सहूलतकार कौन बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे सहूलतकारियां मुल्जिमों को मिल रही हैं, अच्छा, प्रोसिक्यूशन फेल क्यों होगी। अगला सुन ले, इस पे आप 20 दोगे। एक छोटा सा डॉक्टर साहब छोटा सा मैं एनालिसिस के तरीके कितनी है सवाल उसके बाद एक खड़ा करूंगा। अच्छा 22 फरवरी को फिर वो लिखते हैं आगे, फिर आगे और सुनते जाए डॉक्टर साहब, डेट्स सुनते जाए। ये कलमी बयान है, साइन है हर सफ़े पे, उसमें है 20 जनवरी 2019 को बयान लिया गया है। अब तरीके नोट करते जाएं। फिर वो मसूर साहब कहते हैं नहीं मैंने 22 की बजाय 20 फरवरी को दिया है। फिर जाज साहब कहते हैं मैं तो 20 जनवरी को बयान लिया है। अच्छा मुजस्टेड साहब जो हैं, फिर इस तरह 22 को, 20 को, 21 को मुझे ये बताएं कि डोगर साहब ये एक ऐसा ब्रीक बिनी से काम किया गया है और आप हैरान होंगे, ये जो मोहम्मद अली अबड़ो साहब का जिनका बताया गया ना कि उन्होंने ये बयान लिया है, ये एक बहुत भयानक साजिश की गई है डॉक्टर साहब। ये बशीर मेमन साहब, और आपको पता है अगर ये प्रोसिक्यूशन जो एक 164 का बयान, सिर्फ मेरा एक सवाल है, अगर मुल्जिमों का वकील खड़ा होकर अदालत में विटनेस बॉक्स में, जब आपको पता है मजिस्ट्रेट का बयान दोबारा ट्रायल कोर्ट में जाके उसको दोबारा एग्जिबिट कराना पड़ता है, वो उससे सिर्फ ये पूछ लें कि आप ये सिर्फ बता दें कि ये आपने बयान किस तारीख को लिया है, क्योंकि इसके ऊपर उनके अपने साइन और सिग्नेचर से मुख्तलिफ तारीखें लिखी हैं, मुख्तलिफ इवन के साल भी लिखे हैं, 17 और 19 और उसमें जनवरी और फरवरी भी और मुख्तलिफ। इस तरह असलम मसूद साहब से पूछेंगे किस तारीख को लिया है तो उनकी जानब से भी मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। अंगूठे आपस में नहीं मिल रहे, कोई मोटा है कोई आम जारी, मैं अभी फ्रांसिक तो बाद में होगी जब अंगूठे भी पता नहीं किसने फिर लगाए होंगे, फिर साइन भी नहीं है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, वो जो वकील है मुल्जिमों को ये कहेगा नहीं सुन लेना जरदारी साहब का रिलीफ, उसके बाद जरदारी साहब को आपने वही केम्स दूसरी सुन लें, इसके बाद वो कहेंगे जनाब ये पैडिंग की गई है, वो पता नशे की हालत में था, उसको पता ही नहीं है वो नशे की हालत में था। तो क्या जज साहब भी नशे की हालत में थे? क्या मजिस्ट्रेट साहब भी नशे की हालत में? क्या अबड़ो साहब नशे की हालत में थे? क्या जेआईटी के मेंबरान नशे की हालत में थे? इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस चीज को, फैक्ट्स को हाईलाइट किया जाए? तो ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, वो कहते हैं ये उधर से फैसला हुआ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, किसने भेजने के बजाय असिस्टेंट कमिश्नर के पास भेजा। उसके बाद तो इत्तेफाक से ये नैब को केस चला गया, लेकिन ये डेलिबरेटली सारा कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब। उसके बाद क्या इस्लामाबाद के जज ने कहा ये तो मजाज ही नहीं है। मैं आपकी बात से तो मजाज ही नहीं है, 100% एग्री कर रहा हूँ, ये साजिश हो रही है। अब इसके ऐसी जो डैमेज की गई है इसके ऊपर अब इसके अंदर एक और अहम फैक्ट, इसमें 409 जो क्रिमिनल ब्रीच है, इसमें 420, 68, 71 और 109 दफा लगाई गई है जो लोकल पुलिस की है। इसमें FIA की एक दफा ही नहीं लगाई गई। 409 के बगैर ये हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद इसने क्या कहा है, मेरे मुताबिक, प्रोग्राम आपने देखा है ना, इसमें कहीं एविडेंस की वो बात नहीं कर रहा। और पूरा अगर 15 सफ़े का बयान मैं पढ़ दूं डॉक्टर साहब, आप सर पकड़ के मेरी बड़ी बड़ी जज साहबान जो बड़े बड़े रिटायर्ड और जो मौजूदा लीगल फर्टेनिटी के लोग हैं, उन्होंने क्या इसके ऊपर तो सारे लोगों के ऊपर उल्टा पर्चा होगा। तो मुझे ये बताएं ना, आपने तो मुल्ज़म, इसे अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? मतलब पहली तो बार दिया कि इसमें क्रिमिनल, डॉक्टर साहब अगर एक लफ्ज में सुनाऊं ना तो उसमें हर जगह पर लिख रहा है कि हमने कर्जा लिया और ओपन बिड के जरिए मिल्स ली। तो मुझे बताएं इसमें कौन सी क्रिमिनल? तो फिर वो कह रहा है जी मैंने ये कर दिया, वो आगे बंदा दूसरे के नाम तीसरे के गले डाल रहा है। इसमें इतना डाउटफुल जो चीजें हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूशन, एक छोटी सी बात लिंक करूंगा कि जरदारी ने इस तरह ही किस तरह क्विटल की, अभी जो हाल ही में अपनी क्विटल, ये उसके साथ किस तरह जुड़ता है अभी ब्रेक के बाद। अब ये जो साजिश आप बता रहे हैं सारी, ये सारे जो इसके बाद अब कच्चा चट्टा आपने बयान का खोला है, सारे डेट्स वगैरह जो सारा कुछ फेक बनाया गया, आगे पीछे किया गया है, इस पे बात अब ये कि हुकूमत तो नए केसेस बनाने जा रही है। पहले केसेस को इस तरीके से डील किया जा रहा है, तो ये नए केसेस मुझे नहीं ख्याल फिर किस नौयत के, किस तरह के होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। पूरी कहानी असद खलल साहब ने बताई है, असलम मसूद साहब के 164 के बयान की किस तरीके से
बड़े भोंडे अंदाज में ये सारा जाल बिछाया गया है कि तारीखें कुछ और हैं, थंब इम्प्रेशन किसी और के हैं, और पूरे बयान में कहीं भी क्रिमिनलिटी जो है वो शो ही नहीं हो रही कि भाई लीगली अदालत के हुक्म से ओपन बिड के ज़रिए उन्होंने वो मिल ली है और ये सारे मामलात हैं। मुझे एक बात बताएं बाबर डोगर साहब, जब इस तरीके से प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएगी तो अरबों की रिकवरी कैसे हो सकती है? क्विटल आराम से मिल जाएगा मुजरिम को, जिसने जो कुछ भी किया होगा, जो मरकजी किरदार मास्टरमाइंड होगा। तो ये हुकूमत कहाँ नए केसेस बनाने जा रही है? पुराने वालों की तो हालत ये है कि वहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेल है, वो किसी मंतकी अंजाम को तक पहुँचते भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और नए मुकदमात इन्होंने खोलने का ऐलान कर दिया है। सैरिश, उसका जो 164 का बयान है, अगर वो बयान सारा पढ़ा जाए तो उसमें फिर भी बहुत कुछ है। उसमें किस तरह से उसने बताया कि फेक अकाउंट्स किस तरह से बनाए गए, उसके लिए पैसा कैसे बाहर भेजा गया, कौन कौन बंदा इस फेक अकाउंट में पैसे भेजता था, कौन कौन सा बंदा जो था इसमें चेक भेजता था, वो चेक आते कहाँ थे, जैन मलिक कौन थे। उसके बाद ये सारी उन्होंने डिटेल बताई है किस तरह से ओमनी ग्रुप जो है वो एक कंपनी से किस तरह से एक बहुत बड़ा जिन बन गया। लेकिन हैरत ये है कि खान साहब, इमरान खान साहब, FIA ने उसको पकड़ा, FIA उसको पाकिस्तान लेके आई, FIA के जो लीगल विंग थी उसने उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, उन्होंने उसको एक AC के सामने पेश कर दिया। ये जो सारी चीज़ें हैं, अब ये तो गवर्नमेंट के अंडर है, FIA जो है वो इमरान खान साहब के अंडर है, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो इमरान खान साहब के अंडर है, तो उसके खिलाफ अगर कोई फिर काली भेड़े हैं ना अभी इंतजारों में। डोगर साहब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जी 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 जी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान में मलक रियाज के बंदे भी तो बैठे हैं ना। नैब क्या है, FIA क्या है, और इस तरह जो AC वगैरह सवाल कह रहे हैं साहब, तो उसके बंदे भी डॉक्टर साहब आपने जो बात की है ना, अगर ये मुलाजिम हुकूमत की बजाय मलिक रियाज से लॉयल है तो ये भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नलायकी और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है। तो ये तो साबित हो चुका है डॉक्टर साहब, आपने देख लिया ना। और मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, मेरा ये एक्शन मैं सुन ले, आपने क्रिमिनलिटी की बात की ना, जी जी, हाँ सुन ले, अभी पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब आपने किया क्रिमिनलिटी की बात, मैं आपको बयान सुना के उसमें चीजें जो निकाली है ना, मैंने जो FIA के लोगों से बात की है, वो कह रहे थे कि इसमें आपने बात बिल्कुल ठीक की है, कहानी बड़ी जबरदस्त है। अब 150, अब उसके अंदर ये लिख रहे हैं, ये जो आपने ट्रांजैक्शन की बात की है ना, ये वो ट्रांजैक्शन है जिस तरह टेलर में नोटिफिकेशन होता है ना, ये टेलर मेड 164 का बयान में किस तरह। अब वो ये कह रहे हैं इसमें कि शुगर मिल जो कि बंद पड़ी हुई थी, अदालत की मार्फत ओपन बिड में ली गई। डॉक्टर साहब क्या ओपन बिड में अदालत की मार्फत से लेना क्रिमिनलिटी है? एक एक चीज मैं बता रहा हूँ सारे एस्पेक्ट के ऊपर। फिर वो कह रहा है नुडेरो शुगर मिल के लिए जो कर्जा लिया गया ओमनी ने नेशनल बैंक से 25 मिलियन का, ये कर्ज उन्होंने उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया। क्या कर्जा लेना जुर्म है? फिर वो ये कहते हैं कि आपने बच्चों को खर्चा दिया, ये किया वो किया। जो आपने ट्रांजैक्शन की बात की है ना, जो मलक रियाज की बात की है, उसमें जितनी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, आगे पैसा वो जाता है केम क्रोन को, उसमें जाता है जॉर्ज को, वो दोनों बरतानवी शहरी हैं। मंजूर कादिर काकर को पैसा जा रहा है, जुबानी वो कह रहा है, इसके कोई एविडेंस नहीं है। अब मंजूर कादिर काका को पहले तो बाहर से लाएंगे तो आगे बताएगा ना, अब कहने से तो नहीं होता। डॉक्टर साहब ये भी बात देखिए ना कि कोलैबोरेटिंग एविडेंस भी मौजूद होनी चाहिए ना। अगर वो ये कह दे जैन मलिक का कारोबार है आपके सामने, वो कहे मैंने देने हैं, वो कहेंगे हमने लेने हैं। फिर वो जो दुबई में जितना पैसा जा रहा है वो सारा कैमक्रॉन को, जॉर्ज को, वो उनको पाकिस्तान आप ला नहीं सकते। ये जो मलिक जैन का जो वहां पे, फिर वो कहते हैं कि जो मनाइल मजीद की जो प्रॉपर्टी है ना, वो कहते हैं पैसा एक्सचेंज के जरिए उन्होंने नहीं भेजे, बल्कि कह रहे हैं कि वहां पे जो एक उनका हिल पूरी डिटेल से मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मनाइल मजीद की प्रॉपर्टी वहां से बैंक से कर्जा लेके ली, उसकी इतनी मालियत है। तो अगर दुबई के बैंक से या अबू धाबी के बैंक से कर्जा लिया जाता है, जी जी, तो मामला इसमें सिर्फ एक चीज है कि जरदारी से ये सागदार का बयान भी सी, उन्होंने बाद में कहा था कि मजाज अथॉरिटी से नहीं किया गया, उसके वो उड़ गया, ये उड़ जाएगा। अगली तीसरी जरदारी साहब की अभी जो क्विटल हुई है, लास्ट क्विटल हुई उनकी, उसमें भी यही बेस बनाई गई थी कि नायब ने उस वक्त के चेयरमैन गालबन कमरुज़्ज़मान चौधरी रिकॉर्ड गायब कर दिया, प्रोसिक्यूटर और उसको गवाह को पेश नहीं किया गया, और जब उसकी बरीयत होगी जज साहब ने यह कहा कि जनाब चूंकि नैब का रिकॉर्ड ओरिजिनल नहीं है, गवाह नहीं है, प्रोसिक्यूटर नहीं, इसके अलावा नैब की नेग्लिजेंस है और मेरे पास इक्विटल के सिवा कोई चारा नहीं है। बाद में चुप रहे, टाइम बाद हो गया, जब शोर बचा
तो असल रिकॉर्ड नैब ने रख दिया, चलिए, अब बात लेकिन ये फायदा है- क्या, जरदारी को क्लीन चिट मिल गई नहीं, हमेशा लेकिन के लिए। असद खरल साहब इस सारे अब यही मामले में- वही वारदात इस है सारे दोबारा। मामले में बात यह है कि इदारों का बेहतरीन अंदाज में काम करना बड़ा जरूरी है। कोई काली भेड़े हैं तो पहले उनका खात्मा होना जरूरी है। अब ये देखिए, चीफ जस्टिस असद खरल पाकिस्तान जो है पहले- जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, ये बयान ये सारा देख के, क्योंकि क्रिमिनल जो चीज़ों सारी मामलात वैसे तो सारे हमारे चीफ जो जस्टिस साहबान है, अजमत सईद साहब, एजाजुल हसन साहब, जस्टिस उमर अता बदयाल साहब, कि ये मेरे लिए तो मैं तो पर 6 अप्रैल को कराची के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड साइंस जज साहब के सामने ये मैंने रखा, तो मैंने उनके सामने कोर्ट में कहा, मैं क्या अगर वो जज या असिस्टेंट कमिश्नर था, क्या वो नशे की हालत में था, क्या वो बेहोश था, कि यानी अगर मुल्ज़म का भी है उसको देखना चाहिए। आपने भी साइन वो मुख्तलिफ तरीकों में कर रहा है, और इसके अंदर जो क्रिमिनलिटी के एलिमेंट है वो भी डॉक्टर साहब जस्टिफाइड है। ये मैं FIA के लोगों की बात की है, उनका ये जो आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हैं, इसके ऊपर किसी के ऊपर नहीं केस बन सकता। तो ये कहानी इसके बाद आप कहें अरबों रुपए चलिए आएंगे। सर, बात वही है ना कि रिकवरी अभी हुई नहीं है, केसेस इस तरीके से चल रहे हैं। अगर आप फैसल बावड़ा साहब को, अली जैदी साहब को या मुराद सईद साहब को सुने तो वो बोलेंगे भी हम तो हुकूमत में बैठे हैं, हमारे लिए सबूत इकट्ठे करना आसान काम है इस वक्त, हम तो इनके लिए ऐसे खतरनाक केसेस आगे बनाएंगे इनका जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। नए केसेस बनाने का ऐलान भी कर दिया है। अब पता नहीं वो किस तरह के केसेस होंगे अगर इस तरीके से मामला डील किए जा रहे हैं। पहले तो काली भेड़ों का खात्मा जरूरी है। थोड़ी सी बात मैं चाहूँगी कि हम लोग पंजाब के हवाले से भी कर लें, क्योंकि वज़ीर आज़म ने पंजाब में बल्दियाती निज़ाम के जो नए मुसव्विदे की मंजूरी दे दी है, और नया बल्दियाती निज़ाम जो है वो 2 दर्जों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें तहसील और विलेज काउंसिल शामिल है। विलेज काउंसिल और मोहल्ला काउंसिल का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर, जबकि तहसील और म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराए जाएंगे। बिल जल्द पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। तो बाबर डोगर साहब, पंजाब जहाँ पर आज तक अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, जहाँ पर जो फंड्स हैं वो वैसे के वैसे पड़े हुए इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो आपका क्या ख्याल है, ये जो बल्दियाती निज़ाम है कोई तब्दीली ला पाएगा पंजाब में? खान साहब फिर एक और बहुत बड़ा यूटर्न मार गए हैं। इमरान खान साहब ने इस चीज़ का ऐलान किया था कि वो मेयर का या नाजिम का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा, और मेयर जो है वो डायरेक्ट वोटों से इलेक्ट होगा, इनडायरेक्ट से नहीं, डायरेक्ट वोटों से। यहीं लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी अपना मेयर खुद चुनेगी, एक मजबूत मेयर। अब मेयर तो क्या चुनना था, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का टियर ही ख़त्म करके रख दिया है। अब डायरेक्ट तहसील गवर्नमेंट ही होगी, यानी कि ये PMLN से इस कदर PTI की गवर्नमेंट खौफजदा हुई है। एक तरफ ये बड़ी बड़ी भड़के मार रहे हैं, इकोनॉमी इनसे संभल नहीं रही, और इनको पता है कि लोग इनको वोट नहीं देंगे। अब लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लेके आ रहे हैं, उसमें से तहसील गवर्नमेंट्स होंगी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का टेयर ही ख़त्म कर दिया। यानी कि वो जो पहले ऐलान था कि जी मेयर जो है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इनके जो मेयर होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आएंगे, ये उससे भाग गए हैं। मुझे याद आ रहा है इससे पहले जब PMLN डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का ड्राफ्ट लेके आ रही थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का, तो वो इतनी ज़्यादा उस वक्त PTI से डरी हुई थी, खौफजदा थी कि उन्होंने लाहौर इसमें से तहसीलों का टेयर गायब कर दिया कि कहीं लाहौर में और इधर उधर PTI जो है तहसील लेवल पे जीतना जाए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन वो मैनेज करेंगे। अब यही हालत इमरान खान साहब की है। मैं PTI को मैं बड़ा दिलेर समझता था, इमरान खान साहब को बड़ा दिलेर समझता था कि खान साहब को अपने ऊपर इत्मीनान है और वो आएंगे और डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई। और मुझे लग रहा है कि इसकी वाहिद वजह यह है कि जिस तरह से जो इकोनॉमी की हालत है, जिस तरह से आप देखें कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, उसके बाद ये सारे जो मसाइल हैं उसमें डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ रही है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है, लोगों को बेरोज़गार हैं, तो इनको ये डर है कि शायद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अगर डायरेक्ट करवाए तो ये जीत नहीं पाएंगे। इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से ये तहसील लेवल पर आ गए। और दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है कि ये जो खान साहब ने आज जो लाहौर में कहा है अपने मिनिस्टर से कि जनाब हम जल्द इनकी करप्शन सामने लेके आएंगे, सहरिश लोग अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि करप्शन सामने आती है या नहीं आती। लोग इंटरेस्टेड है कि ये गवर्नमेंट हमें रिलीफ कब देगी, हमारी हालत कब बदलेगी, हमारे पास पैसे कब आएंगे, रोजगार कब मिलेगा। कि मुकदमात की बातें तो हम कर रहे हैं, आपने भी खुद बोला कि डील हो भी रही है, अभी आपने पैसों की चूंकि बात की मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ। तो सर अगर तो ये राजी हो जाते हैं और ये रिकवरी भी अगर हो जाती है तो फिर आपके ख्याल में अवाम उसको किस तरीके से लेगी? इमरान खान साहब की अचीवमेंट के तौर पर लेगी या फिर फेलियर के तौर पर लेगी कि भाई बस पैसे ले लिए उनको भिजवा दिया,
वैसे तो जेल में रखने का फ़ायदा भी कोई नहीं है अगर इस तरह की सारी जो मामला चल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं कि अवाम फिर क्या तासुर लेगी उससे? देखें, अगर तो जिस तरह खान साहब ने कहा हुआ है, जिस तरह से बातें हो रही हैं कि 100 अरब डॉलर की बातें की जा रही हैं कि ये इतना पैसा जो है वो पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर किया हुआ है, ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये पैसा बाहर लेके गए हैं। अब खान साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं NRO नहीं करूँगा, डील नहीं करूँगा, इनको पैसा वापस देना पड़ेगा। लेकिन सैरिश जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है, तू वक्त गुजरता जा रहा है, लोग जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी पे आ रहा है, उसकी ज़िंदगी जीरन हो रही है। पैसा तो अभी तक कोई भी नहीं आया, 1 रुपया रिकवर नहीं किसी से हुआ, पता नहीं कब होगा, कब ये जो पैसे हैं आएंगे, अभी किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, जो इमीडिएटली जो इम्पैक्ट है महंगाई का एक तूफान है, महंगाई जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तूफान है जिससे अवाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब ये जो लोगों को अपनी पड़ी हुई है, उनको क्या फर्क पड़े कि भाई पैसे आते हैं नहीं आते हैं, उनको ये चाहिए कि भाई हमारे हालात जो है वो ठीक होने चाहिए जो खराब होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। खलल साहब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस मामले में? देखिए, डोगर साहब की बात जो है ना, ये हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि लोग अब करप्शन को भूल गए हैं, लोगों को अपनी पड़ गई है। उनको घर की, जिसके पास रोटी खाने को ना हो, जिसके पास मीटर का जो बिजली का बिल देने को ना हो पैसा, जिसके पास गैस का बिल देने को पैसा ना हो, जिस तरीके से महंगाई जो है वो, और जिस तरीके से डॉलर जो है वो उड़ रहा है, और जिस तरह से वो परवाज कर रहा है जो पाउंड्स, और जिस तरीके से लोगों को जिस तरह कहते हैं ना कि इस तरह अब के कालम में अब यही मसला है कि इतनी ये एक इसको मिस मैनेजमेंट कह लें, मिस गवर्नेंस कह लें, साजिश कह लें, नाकामी कह लें, फेलियर कह लें, कि लोग जो कहते हैं ना हमेशा जब ज़्यादा जो तकलीफ होती है लोग छोटी तकलीफ को छोड़ के उसको यानी बड़ी उसकी तरफ जाते हैं। अब करप्शन के हवाले से जो करप्शन करके, तो इन जो करप्शन के जो केसेस में जिस तरह ये काम किया जा रहा है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि बशीर मेमन साहब के साथ, और ये जिस तरह डीजी और हमजा शहबाज और मनी लॉन्ड्रिंग शरीफ के अमली की बात में साथ कर लेते हैं कि अब जो सहूलतकारियाँ हो रही हैं, तो क्या इन सहूलतकारियों के अंदर क्या सहूलतकारों को पकड़ा जाएगा? अब देखें ना, अटार्नी जनरल भी साबिक रहे हैं खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, तो FIA में प्रोसिक्यूशन में उनके लोग होंगे। फरूक नाइक साहब रहे हैं, तो हमजा साहब भी जिस तरह उनको वहाँ पे आप देख लें कि उनके खिलाफ क्या है, अभी पकड़ रहे हैं लोग, 1-2 पकड़े हैं, बाकी लोगों को एविडेंस ज़ाया हो रही हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, इसके ऊपर भी हो रहे हैं। तो ये जो आप चीज़ें कह रहे हैं ना कि अब मामलात इतने गुडमुड हो गए हैं कि वही बात है कि लोगों जो पहले थे कि इनको लूटा हुआ माल आएगा, अरबों रुपए का पैसा, अब लोगों का इस पे फोकस नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि डील हो रही है, लेकिन इदारों के अंदर जो काली बेड़े बैठी हैं वो मुल्जमों को सहूलतकारी के लिए देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से वो इधर उधर से आगे ड्राफ्ट जिसने बनाया है, ये स्क्रिप्ट जिसने बनाया है, आप देखें ना उसको। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद खलल साहब, बाबर डोगर साहब। इंशाल्लाह नाज़रीन कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।